हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अनएडजस्टेबल जो नॉन एडजस्टेबल एडवांसेस रिसीव होते हैं उसका ट्रीटमेंट पढ़ा। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, उम्मीद है कि आपने कर लिए होंगे। ये क्वेश्चन था होमवर्क में, किया जी आपने? ओके जी, आज इससे आगे मूव करते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में रेंट तक हमने पढ़ लिया। रेंट क्या है एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। रेंट हमने पढ़ा जी, रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर, रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर यूजिंग ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ऑनर रिसीव करेगा। दूसरा हमने इसमें देखा फोरफिटेड डिपॉजिट्स, ये भी रेंट का हिस्सा बनता है। तीसरा हमने देखा अनएडजस्टेबल एडवांसेस। हमने रेंट की डेफिनेशन के मुताबिक रेंट रेवेन्यू देखा। लेट्स सपोज वी हैव 100, 20, 10, 130 इज रेंट एज पर डेफिनेशन ऑफ रेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन जो कि हमें कंपनीज एक्ट में रेंट के बारे में बताई गई है, उसके मुताबिक हमने रेंट देखी है। व्हाट इज रेंट? आज हम इस रेंट में से इसको समझने, दिस इज रेवेन्यू। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं तो हमारे पास इनकम आती है। दिस इज लाइक रेवेन्यू। इसको आपने अकाउंटिंग की क्लासेस में इनकम पढ़ा होगा। आज हमने जो पढ़ना है वो है इस रेंट में से हमने लेस करना सीखने हैं एक्सपेंसेस एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसमें से जो भी एक्सपेंसेस हैं, लाइक मैं लिस्ट डाउन करता हूँ, इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस है वो माइनस करना सीखेंगे हम। इसमें से इंटरेस्ट जो इस बिल्डिंग से रिलेटेड है इसको माइनस करना सीखेंगे। व्हाट इज इंटरेस्ट? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है, कौन से इंटरेस्ट माइनस करना है? इंश्योरेंस एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं, कुछ टैक्सेस हैं, ईटीसी। हमने ये माइनस करना आज सीखने हैं ताकि हम कहाँ तक पहुँच सकें, हम रेंट इनकम तक पहुँच सकें। यहाँ पर हम रेंट इनकम पे आएंगे। इस इनकम के ऊपर वी हैव टू अप्लाई द रेट ऑफ टैक्स ताकि हम यहाँ से टैक्स पेबल कैलकुलेट कर सकें। ये है जी आज का हमारा टास्क एंड टारगेट। हमने उन तमाम एक्सपेंसेस को आज पढ़ना है जो रेंट के रेवेन्यू में से माइनस होंगे और रेंट इनकम तक हम पहुंच सकेंगे। इनकम क्या होती है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो इनकम आएगी ना। जो रेंट आपको मिला वो सारे का सारा तो आपकी इनकम नहीं है। उस रेंट से मुतल्लिका जो एक्सपेंसेस है वो माइनस करेंगे, देन यू वुड रीच टू द इनकम, और उस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं। देखते हैं क्या कहता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कहता है डिडक्शंस चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसके लिए सेक्शन 15A ये आपको डिडक्शंस के बारे में बताता है। कहता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, NTR। मतलब आप इसको रेगुलर रेट्स अप्लाई करेंगे। जो हमने दो तरह के रेट्स पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था सैलरीड इंडिविजुअल के लिए और एक था नॉन सैलरीड के लिए। जो इनकम आएगी वो हम उसको नेशनल नॉर्मल टैक्स रिजीम, हमने रिजीम सीखनी है। क्या है नॉर्मल टैक्स रिजीम? मतलब जैसे सैलरी बिजनेस इनकम ऐड करते हैं वैसे ही हमने रेंट इनकम ऐड करनी है। ये तीन तरह की इनकम हो जाएगी। उसके ऊपर जो टोटल टैक्स बन रहा होगा इंडिविजुअल या AOT का वो हम रेट अप्लाई कर देंगे।
कहते हैं इन कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम ऑफ द पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर a tax year a deduction shall be allowed। कहते हैं डिडक्शंस अलाउड जो है वो देखा है फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स और अलाउंसेस, यानी हमने दो चीज़ें इसमें पढ़ी। कुछ आपको डिडक्शंस अलाउड हैं, कुछ आपको अलाउंसेस अलाउड। डिडक्शन का मतलब है जो खर्चा हुआ वो माइनस कर लो। अलाउंसेस का मतलब है हमें नहीं पता खर्चा कितना हुआ, जितना हम कहेंगे बस उतना माइनस कर लो। दीज आर दी अलाउंस, यानी अपनी इनकम को कम कर दो, अलाउ कर दिया, आपको अलाउंस दे दिया। डिडक्शन का मतलब है आपका खर्चा हुआ उसको इनकम में से माइनस कर लो। तो सबसे पहला जो हमें मिलेगा वो क्या है, रिपेयर टू अ बिल्डिंग। अब आज हम पढ़ने लगे रिपेयरिंग एंड अलाउंस। रिपेयर टू अ बिल्डिंग, उसके बेस हमें अलाउंस मिलेगा। व्हाट इज मीन बाय अलाउंस? अलाउंस का मतलब है कि हम खर्चा माइनस नहीं करेंगे, जो हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहेगा हम उतनी अमाउंट अपनी इनकम में से कम कर लेंगे, अपनी इनकम को रिड्यूस करना है। जैसे हम कहते थे अलाउंस फॉर बैड डेट्स, वैसा ही आएगा अलाउंस फॉर रिपेयर्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्या था? 5% ऑफ द डेटर्स, 10% ऑफ द डेटर्स। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, 1/10 ऑफ द रेंट। रेंट का 1/5, पाँचवा हिस्सा यानी 20%। पाँचवें हिस्से का मतलब है 20%। जो भी रेंट आपका बनता है उसको डिवाइड करेंगे 5 पे, तो आंसर विल बी 20% ऑफ द रेंट। उसको आप रिपेयर की मद में माइनस कर लें। दिस इज द अलाउंस अलाउड बाय द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब रेंट कौन सा है? रेंट चार्जेबल टू टैक्स। वो वाला रेंट जो चार्जेबल टू टैक्स है, इसका मतलब है जो रेंट एग्जम्प्ट है उसके ऊपर खर्चा अलाउ नहीं है। ठीक है, जो रेंट एग्रीकल्चर का रेंट है, एग्रीकल्चर इनकम का, उसके ऊपर हम 20% नहीं अप्लाई करेंगे, उसको 5 पे डिवाइड नहीं करेंगे। जो हम टैक्स चार्जेबल टू रेंट चार्जेबल टू टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसका हमने 20% लेना है या 1/5 लेना है इन रिस्पेक्ट टू द बिल्डिंग फॉर द ईयर। सिर्फ बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, मतलब लैंड की कोई रिपेयर मेंटेनेंस नहीं होती। फॉर द ईयर कंप्यूटेड बिफोर एनी डिडक्शन, बिफोर एनी डिडक्शन अलाउड, कोई और डिडक्शन माइनस नहीं करनी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जी, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रेंट है, ग्रॉस रेंट का यहाँ टैक्सेबल रेंट का जो हमने लास्ट 2 क्लासेस में कैलकुलेट करना सीखा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 150,000 इज माई रेंट और ग्रॉस रेंट। अब इसमें से कोई खर्चा माइनस नहीं हुआ। किसका? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑफ अ बिल्डिंग। इसका मतलब है लैंड का रेंट हो तो उसके ऊपर हमें एक्सपेंस खर्चा अलाउड नहीं है। हमें द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स के रेंट का 20% लेना है। तो अब हम रेंट लेते हैं जी, विच इज सॉरी रिपेयर्स, रिपेयर अलाउंस। क्या है जो रिपेयर अलाउंस इज इक्वल टू 150,000 डिवाइडिंग बाय 5 करेंगे तो इट विल भी, बताइए कितनी अमाउंट बनती है? 30,000। क्या कैलकुलेट करके बताइएगा क्विकली। $120,000 क्या है हमारा? दिस इज द टैक्सेबल। पता चल गया कि रिपेयर का अलाउंस हमें मिलेगा 1/5 ऑफ ग्रॉस रेंट का टैक्सेबल रेंट। और दूसरी बात हमें पता चली सिर्फ बिल्डिंग के रिपेयर्स अलाउड है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा एक्सपेंस क्या है? दैट इज एनी प्रीमियम पेड
premium paid or payable by the person in the year to insure the building। अब बिल्डिंग की जो इंश्योरेंस है, अगेन लैंड नहीं है, बिल्डिंग की इंश्योरेंस, बिल्डिंग का रिस्क ऑफ डैमेज होता है, रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसकी अगर इंश्योरेंस कराई है तो जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसकी डिडक्शन। अब यहाँ पे अलाउंस नहीं है, ये क्या है, डिडक्शन अलाउड है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्चुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे। एक्चुअल इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेड है ये आपको एज ए डिडक्शन अलाउड। ठीक है, अब ये अलाउंस नहीं है, ये जितनी इंश्योरेंस पे की वो सारी की सारी एज एक्सपेंस आपको अलाउ हो जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। एनी लोकल रेट, लोकल टैक्स, चार्जेस और सेस, ये डिफरेंट गवर्नमेंट के वो होते हैं, टैक्सेस कह लें या रेवेन्यूज कह लें, गवर्नमेंट की इम्पोजिशन होते हैं ऑन प्रॉपर्टी। कहते हैं जी ये क्या है, इम्पोजिशन, इम्पोज करना है, इम्पोजिशन ऑन प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट, अगर पंजाब में हो तो पंजाब गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया है, कोई सेस लगा दिया है, कोई इवन टैक्स लगा दिया है, कोई भी लोकल टैक्स, किसी भी फेडरल गवर्नमेंट के अलावा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड गवर्नमेंट चार्जेस जो आप पे कर रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और द रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, या जितना रेंट है उसका 10% आप पे कर रहे हो, 5% पे कर रहे हो, प्रॉपर्टी की यानी उसकी इमारत की जो मंजिलें हैं उसके मुताबिक, इमारत का जो रकबा उसके मुताबिक, या इमारत से जो रेंट आ रहा है उसके मुताबिक, इफ़ यू आर पेइंग समथिंग तो आपने उसको एज ए डिडक्शन आपको अलाउ होगी। पेड और पेबल बाय द पर्सन टू एनी लोकल अथॉरिटी, यानी कोई डिपार्टमेंट है जैसे एलडी है, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट मतलब नाज़म है, ज़िला नाज़म है, टाउन नाज़म है, ये सीएम है, सीएम पंजाब टाइप, इन द ईयर नॉट बीइंग एनी टैक्स पेएबल अंडर दिस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कहता है अगर इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है उसमें जो आपने इनकम टैक्स पे किया वो अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ऑल प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस अदर दैन, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, अदर दैन टैक्स एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, इसके अलावा जितने भी टैक्सेस आप पे कर रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड या रेंट से रिलेटेड, वो तमाम आपको एज एन एक्सपेंस एक्चुअल अलाउड है। ठीक, किससे रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब है लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड, और जो उससे रेंट आ रहा है उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस आपको लगाए गए हैं और आपने अदा किए हैं वो एज ए डिडक्शन, एज एन एक्सपेंस आपको अलाउड है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी एनी ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर। फॉर एग्जांपल आपने लैंड ली है, लैंड का रेंट पे करते हैं और उसके ऊपर बिल्डिंग बना के उसका किराया ले रहे हैं। ठीक है जी, ये जो ग्राउंड रेंट की बात कर रहा है, लैंड ऑन रेंट और लीज, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी अपनी जो लैंड है उसको लीज दे देते हैं 33 ईयर्स के लिए, लोग उसके ऊपर अपना पैसा लगा के कंस्ट्रक्शन करके अपना बिजनेस कर लेते हैं। अगर आपने कोई लैंड ली है किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, रेंट के ऊपर या लीज के ऊपर, उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन की, आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, इसको कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग कर दी, अब आपको जो रेंट मिलेगा
वो किसका मिलेगा? रेंट ऑफ, आपको कंबाइंड रेंट मिलेगा ना, रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कंबाइंड मिल रहा है। अब ये जो कंबाइंड रेंट है इसमें से आपकी जो टैक्स पे कर रहा है प्रॉपर्टी का, वो जो लैंड का रेंट जा रहा है इनकम में से, वो तो आपकी इनकम का हिस्सा ही नहीं है ना, वो तो आपका एक्सपेंस है। तो इस एक्सपेंस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको अलाउ कर दिया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कि जो ज़मीन का रेंट है जिसके ऊपर आपने बिल्डिंग बनाई है, उस ज़मीन के रेंट को, जितना भी रेंट है उस रेंट को वी अलाउ यू एज एन एक्सपेंस। अलाउंस नहीं है, एक्चुअल जो पे किया है उसको एक्सपेंस के तौर पर अलाउ किया गया। तो अभी तक हमने 4 एक्सपेंसेस पढ़ लिए। नंबर 1 रिपेयर अलाउंस, रिपेयर्स का अलाउंस मिलता है, जो एक्चुअल प्रीमियम पे किया है वो एज इट इज़ आपको एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। जो रेंट पे कर रहे हो ग्राउंड का वो भी एक्सपेंस एज अलाउ हो जाएगा, ग्राउंड रेंट। और उसके बाद आपने जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को टैक्सेस पे किए हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड या रेंट से रिलेटेड, एज इट इज़ एक्चुअल जो आपने पे किया है एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। ई में देखिएगा, एनी प्रॉफिट पेड और पेएबल, प्रॉफिट को कह लें इंटरेस्ट, पेड or payable by the person in the year on any money borrowed, कोई भी पैसा, any money borrowed जो आपने कर्ज दिया किसके लिए, इंक्लूडिंग वे ऑफ मॉर्गेज, यानी उस प्रॉपर्टी के लैंड के डॉक्यूमेंट्स रखवा के कर्जा लिया, उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए कर्जा लिया, कंस्ट्रक्शन के लिए कर्जा लिया, रिनोवेट करने के लिए कर्जा लिया, एक्सटेंड करने के लिए कर्जा लिया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को दोबारा बनाने के लिए कर्जा लिया। तो आपने जो एक्चुअल इंटरेस्ट पेड है दैट इज एन एक्सपेंस। अब अगेन इंटरेस्ट इज समथिंग एल्स और रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज समथिंग एल्स। तो इंटरेस्ट तो आपको एक्सपेंस है, अलाउड है। जो इंस्टॉलमेंट है ना, इंस्टॉलमेंट इसमें 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है इंटरेस्ट का, आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा और आपने पीआरसी में फाइनेंस के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट और दूसरा होता है प्रिंसिपल पोर्शन। तो जो इंटरेस्ट का पोर्शन है ना, ये आपको एक्सपेंस के तौर पर अलाउ होना है, ये नहीं होना, राइट। तो अगर कभी वो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट दे दे तो उसमें से इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट को हम एज एन एक्सपेंस अपने पास अलाउ करेंगे। बाकी जो है प्रिंसिपल अमाउंट उसका हमने कुछ नहीं करना। तो अगर प्रॉपर्टी आपने कर्जा लेके बनाई हुई है, एक्वायर की है, कंस्ट्रक्ट किया, रेनोवेट किया है, उसकी नई बिल्डिंग्स, नए कमरे बनाए हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई है, रिकन्स्ट्रक्शन किया है, यानी नीचे ज़मीन बोझ करके फिर से बना रहे हो, किसी भी पर्पज़ के लिए कर्जा लिया है, तो वो जो इंटरेस्ट है एज एन एक्सपेंस आपको अलाउ हो जाएगा। लेकिन ये कर्जा किससे लिया? सॉरी, इंटरेस्ट एक्सपेंस में चला गया, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी उस पे हम टैक्स भी देंगे? नहीं, उस पर कुछ भी नहीं करना बेटा, उससे हमारा ताल्लुक ही नहीं। हमें तो सिर्फ रेंट में से माइनस क्या करना है ये देख रहे हैं। रेंट में से इंस्टॉलमेंट माइनस नहीं करनी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हमारा एक्सपेंस नहीं होता। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद हो, इनकम स्टेटमेंट याद हो, तो उसमें आप लिखते होते हैं इंटरेस्ट फॉर द ईयर, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको ला होता है, उसमें भी आप इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कभी नहीं लिखते। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी एक्सपेंस है, इनकम टैक्स वाले भी कह रहे हैं इंटरेस्ट ही आपको एक्सपेंस अलाउ होगा, ठीक है। जो बाकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो तो आपका कर्जा कम होगा ना। आपका कर्जा फॉर एग्जांपल 1 मिलियन था, आपने 2 लाख पे कर दिया, तो बाकी कर्जा लाइबिलिटी आपके पास 8 लाख रहेगी। तो 2 लाख आपका प्रिंसिपल पोर्शन रीपे हो गया, यानी कर्जा अदा हो गया, लेकिन जो इंटरेस्ट अदा हुआ वो आपके पास एक्सपेंस में आ जाएगा। अब ये लोन किससे लिया, ये वाला जो लोन है ना, ये किससे लिया? लोन फ्रॉम एनीवन, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ किससे लोन लिया, तो किसी से भी लिया हो सकता है लोन। लेकिन पॉइंट नंबर एफ में आएंगे तो सारी वही बात कहता है, एक्वायर करने के लिए, एक्वायर कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रेनोवेशन कर रहे हो, एक्सटेंशन कर रहे हो, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, सब चीज़ें सेम है। बाय द पर्सन विद द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन।
इसको कहते हैं HBFC भी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ना, इसको कहते हैं HBFC। HBFC से आपने ये जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है इसको भी कह लें कि लोन है, सिर्फ अल्फाज की हेर फेर है कि उनसे कर्जा लेके आपने उनसे पैसा लेके उसको कैपिटल कह रहे हैं, यानी उनका हिस्सा डलवा दिया अपने एक्विजिशन में, कंस्ट्रक्शन में, है तो कर्जा ही। और आज कैजुअल बैंक का मतलब क्या है, जो लिस्टेड बैंक हैं। तो पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं वो सारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ही हैं, इसको कैजुअल बैंक कहते हैं। कैजुअल बैंक से HBFC आपने कर्जा लिया हो, ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है, एक्वायर, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एक्सटेंशन, रिकंस्ट्रक्शन अंडर द स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको वो कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट की स्कीम है, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग द रेंट, जिसमें आप उनके साथ रेंट शेयर करेंगे। क्यों रेंट शेयर करेंगे जी? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉर्पोरेशन ने और बैंक ने की है, आप इसको शेयर ऑफ रेंट दे रहे हो या जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में एप्रिसिएशन हो रही है वो दे रहे हो। कहता है कि ये दो चीज़ों की मद में आप उनको जो पैसा दे रहे हो, विच इज़ अगेन द इंटरेस्ट, कहता है दैट इंटरेस्ट इज अलाउड एज एन एक्सपेंस। ठीक है, अब इस केस में वो क्या कर रहा है, दो बातें कही हैं उसने। एक तो उसने लोन की बजाय लफ्ज़ क्या यूज़ किया, लोन की बजाय उसने लफ्ज़ यूज़ किया है कैपिटल। आपने बैंक का, कैजुअल बैंक का या HBFC का कैपिटल लगवाया, एक तो उसने ये टर्म यूज़ किया और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना था उस इंटरेस्ट के नाम को उसने क्या चेंज करके किया, कहते हैं इंटरेस्ट नहीं है, ये क्या है, शेयर ऑफ रेंट है, या कहते हैं जी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो बढ़नी है वो है जी शेयर ऑफ वैल्यू एप्रिसिएशन। ये नाम दिया उसने, ये सिर्फ उसने अपना हुलिया बदला। तो ये जो इंटरेस्ट आपने पे किया, जिसको वो शेयर ऑफ रेंट कह रहा है, जिसको शेयर ऑफ एप्रिसिएशन कह रहा है, ये जो आप बैंक को पे कर रहे हो रेंट में से, दिस इज एन एक्सपेंस, ये आपका अलाउड है। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ आया। तो उसने थोड़ा सा सिर्फ अरेंजमेंट को बदला, अल्फाज को बदला, लेकिन बात तो वही है। जो आप पैसे पे कर रहे हो HBFC को या कैजुअल बैंक को, उसका जो पैसा यूज़ किया तो उसके अगेंस्ट जो आप पैसे पे कर, दैट इज़ एन एक्सपेंस। अब लेट्स सपोज पूरा साल बिल्डिंग किराए पे चढ़ी नहीं है, तो किराया आया नहीं है, तो शेयर ऑफ रेंट कहाँ से दोगे? कहता है एप्रिसिएशन दी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। है पूरा साल है कि बिल्डिंग की वैल्यू में एप्रिसिएशन नहीं हुई, तो आप पैसे कहाँ से दोगे? कहता है वैसे इन रियल लाइफ आपने शेयर ऑफ रेंट हर महीने देना है, एप्रिसिएशन हर महीने देना, चाहे आपकी बिल्डिंग रेंट पे चढ़े या ना चढ़े, आपकी बिल्डिंग की वैल्यू ज़्यादा हो या ना हो, जो बैंक ने HBFC ने आपको कैपिटल दिया उसके ऊपर वो हर महीने आपसे इंटरेस्ट वसूल करेंगे, जिसको वो नाम क्या दे रहे हैं, शेयर ऑफ रेंट, ये शेयर ऑफ वैल्यू एप्रिसिएशन। तो ये कर्जा किससे? लोन फ्रॉम HBFC। ठीक है जी, हाउस बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और बैंक, ये इनसे कर्जा। इससे ऊपर वाला कर्जा किससे था? फ्रॉम एनीवन। और इनसे कर्जा गया HBFC और बैंक से। और ये जो इन्होंने इस अरेंजमेंट का नाम बदला हुआ है, कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात एक ही है। इसके बाद जी पॉइंट देखिए, कहते हैं वेयर द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मॉर्गेज। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी के कागज रखवा दिए और अदर कैपिटल चेंजेस या कोई और चीज़ आपने एज ए सिक्योरिटी रखवा दी है, कहते द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट, अब उसमें भी आपने या तो प्रॉफिट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, उन सच मॉर्गेज और चार्जेस, वो जो आपने अपनी प्रॉपर्टी को रखवाया उनके पास अमानत के तौर पे, अगेन इसमें भी पे क्या कर रहे हो? इंटरेस्ट आपको एज ए एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। तो 3 तरह के कर्जे बता दिए, किसी से भी ले, घर बनाने के लिए, एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, या HBFC या बैंक से ले, वो इसको शेयर ऑफ रेंट कहता है, वो इसको एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कहता है, या आप अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट रखवा के हिफाजत के तौर पे या सिक्योरिटी के तौर पे फिर कर्जा लेते हो, उसके अगेंस्ट भी आपने इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, दैट इंटरेस्ट इज अलाउड एज एन एक्सपेंस। ठीक है जी,
नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कहता है इसके बाद आपको अलाउ क्या है, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइविंग रेंट। आपने एक बंदा रखा हुआ है जो आपको टैक्स की वसूली में हेल्प करता है। जैसे बड़े बड़े जो प्लाजाज होते हैं या कुछ लोग होते हैं उनके मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके ऊपर उन्होंने प्रॉपर्टी मैनेजर रखा होता है। व्हेन आई वाज इन दुबई, तो वहाँ पे आई वाज शेयरिंग माई रूम विद समवन। वो जो समवन था, दैट पर्सन वाज द प्रॉपर्टी मैनेजर ऑफ मोहम्मद यूसुफ, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ में फ्लैट्स जो थे दुबई में, उनकी प्रॉपर्टी को मैनेज करते थे। तो उसकी प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ाना, खाली कराना, रेंट वसूल करना और फिर पैसों का जैसे वो कहते थे उसके मुताबिक वो मैनेज करते थे, और उनको एक फ़ीस मिलती थी या सैलरी मिलती थी। तो इसी तरह अगर आपने कोई ऐसा बंदा रखा हुआ है जो आपकी प्रॉपर्टी का रेंट लेता या आपकी प्रॉपर्टी की रिपेयर मेंटेनेंस का ख्याल रखता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। जैसे लोगों ने गार्ड रखे होते हैं, अगर आप अभी किसी अपार्टमेंट्स में जाएं, बहरिया के अपार्टमेंट्स हैं, DHA के अपार्टमेंट्स हैं, अस्करी के अपार्टमेंट्स हैं, नेशनल बैंक के अपार्टमेंट्स हैं, देयर आर डिफरेंट अपार्टमेंट्स। तो उसमें रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, गार्डनिंग के लिए कुछ लोग रखे होते हैं। वो लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं वो उस बिल्डिंग को सर्विस दे रहे हैं, लिफ्ट ऑपरेटर जैसे रखे होते हैं, ताकि उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग अपनी रोज़मर्रा के मामलात में आसानी महसूस करें। तो वो जो डायरेक्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एक्सपेंस है, या वो फुल टाइम बंदा आपने रखा हुआ एक्सक्लूसिवली या उसको पार्ट टाइम रखा हुआ और उससे काम ले रहे हैं, उसके लिए जो एक्चुअल एक्सपेंस पे किया जा रहा है ना, इसका रेंट कैसे लाओगा आपको, उसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कहता है आप सारे ही खर्चे जो है अपने चाचू मामू ताया सबको इस काम पे लगा दो और उनको सैलरी देना शुरू कर दो, फिर तो रेंट इनकम बनेगी कोई नहीं। तो लॉ ने आपको, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने आपको रिस्ट्रिक्ट किया। कहता है आपने जो एक्सपेंस अलाउ होगा आपको वो होगा लोअर ऑफ 4% ऑफ द रेंट चार्जेबल। जैसे आपको अलाउंस ऊपर अलाउ हुआ था 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स, उसी तरह ये क्या है 4%, वो 20% था, ये 4% है। टू द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द ईयर कंप्यूटेड बिफोर एनी डिडक्शन, किसी भी डिडक्शन से पहले। यहाँ तो 4% आपको अलाउ होगा, यहाँ एक्चुअल जो आपने पे किया, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट है ना, दैट विल बी अलाउड। तो 4% ले लें या एक्चुअल ले लें, इन दोनों में से जो लोअर है दैट विल बी अलाउड एज एन एक्सपेंस। तो ये कौन लोग हैं? ये वो है जो प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हैं, वहाँ से रेंट कलेक्शन में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, दीज पीपल आर हेल्पिंग यू आउट। तो इनका जो खर्चा है वो प्रॉपर्टी इनकम के 4% तक आपको अलाउड है मैक्सिमम। अगर आप पे कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप पे कर रहे हैं से 5 लाख रुपये कर रहे हैं, लेकिन 4% ले तो ये बनता है 3 लाख। तो कितना एक्सपेंस अलाउ होगा आपको? लिए दोनों में से कम कौन सा कम है? 3 लाख। तो 3 लाख एज एन एक्सपेंस अलाउ होगा। लेट्स सपोज आप पे कर रहे हैं 2 लाख, जो भी गार्ड रखा हुआ है, सुपरवाइजर रखा हुआ है, कलेक्शन एजेंट रखा हुआ है, 4% लेते हैं तो वो आता है 2,50,000। अब क्या एक्सपेंस आपको अलाउ होगा जी? 2 लाख। यस, जो लोअर है दैट विल बी अलाउड एज एन एक्सपेंस। तो लोअर हमें अलाउड है एक्चुअल या 4%, यानी लॉ ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अपने रेंट से, रेंट चार्जेबल टैक्स से 4% तक आप खर्चा कर सकते हो, इससे ज़्यादा का अलाउड नहीं है। उसके बाद जी नेक्स्ट एक्सपेंस आपको जो अलाउड है दैट इज़ एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेबल बाय द पर्सन इन द टैक्स ईयर फॉर लीगल सर्विसेज। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी को ख़रीदने से रिलेटेड आपने किसी वकील की खिदमात ली, उसको डिफेंड करने से रिलेटेड कि प्रॉपर्टी मेरी है जो कोई इस पर कब्जा ना कर ले, और कोई भी जो केस है सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी इन द कोर्ट, और कोई भी जो केस चल रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर उससे रिलेटेड आपका लीगल खर्चा आ रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लिहाजा इसको भी आपको एक्चुअल एज एन एक्सपेंस अलाउड है। एक्चुअल एक्सपेंस ठीक है, जो भी आपको खर्चा होगा वो आपका एज एन एक्सपेंस अलाउड है। इसके बाद आखिरी खर्चा जो है दैट इज बैड डेट्स, where there are reasonable ground for the believing that unpaid rent का मतलब है कि bad debts हो गए।
काउंटिंग में आपने बैड डेट्स पढ़े होंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज इट रिकवरेबल, एन अलाउंस इक्वल टू अनपेड रेंट, यानी इसमें भी जो एक्चुअल बैड डेट्स हैं, एक्चुअल बैड डेट्स वो आपको एक्सपेंस के तौर पर अलाउड है, ठीक है जी, एस्टिमेटेड नहीं अलाउड, एक्चुअल अलाउड है। अब कंडीशंस क्या लगाई गई हैं, कंडीशंस देखें। नंबर 1 कहते हैं जी द टेंडेंसी वाज बोनाफाइड, जिसको आपने किराए पे दिया वो आपने नेक नीयत के साथ दिया, बोनाफाइड टेंडेंसी, ये पहली कंडीशन है कि आपने उसको नेक नीयत के साथ दिया। द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज़ वेकेटेड द प्रॉपर्टी, और जो किराएदार है उसने प्रॉपर्टी को छोड़ दी, ठीक है, और आपने और स्टेप्स हैव बीन टेकन, और आपने उसको निकालने की पूरी कोशिश कर ली, ये पहली कंडीशन, यानी उसके ऊपर केस फाइल कर दिया, FIR फाइल करा दिया और वो कब्जा नहीं छोड़ा। एंड द डिफॉल्टिंग टेनेंट, और वो जो बंदा जो आपके पास किराएदार है, इज नॉट ऑक्यूपाइंग एनी अदर प्रॉपर्टी, आपकी किसी भी और प्रॉपर्टी में वो किराएदार नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि आपने उसको किराए पे दिया और अब आप उसको या तो निकाल चुके हो या निकालने से रिलेटेड कोई कोशिश कर चुके हो जिसका एविडेंस होना चाहिए फर्दर, और वो आपकी किसी और प्रॉपर्टी में भी उसका कोई रिश्तेदार या वो किराएदार नहीं है। तो फिर अगर आपने उससे रेंट लेना था वो आपको नहीं पे कर रहा, तो दैट रेंट विल बी अलाउड एज एन एक्सपेंस एज एन बैड डेट। पहली कंडीशन तो ये है कि या तो उसको निकालो या निकालने के लिए स्टेप दो, और किसी और प्रॉपर्टी में आपका किराएदार नहीं होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में कहता है द पर्सन हैज टेकन रीजनेबल स्टेप्स टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग। अब आप उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग करो, जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो भी होनी चाहिए। शुरू कर दी है लीगल प्रोसीडिंग से मुराद क्या, आपने या तो FIR कटवा दिया और आपने ला सूट फाइल कर दिया, यही होते हैं ना लीगल स्टेप्स। फॉर द रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट और हैज़ रीजनेबल ग्राउंड, या आपने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है, वो बंदा बाहर भाग गया, अब उसके ऊपर केस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, FIR कटवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसका आपने एविडेंस देना है कि अब मेरा रेंट नहीं मुझे मिल सकता। यहाँ तो लीगल एक्शन ले रिकवरी के लिए, कोई गुंडा रख लिया आपने, किसी रिकवरी वाली एजेंसी को ले लिया आपने, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया, तो यू हैव एन एविडेंस। या वो बंदा बाहर चला गया हुआ है, अब कुछ नहीं हो सकता, या एक्सपायर हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो दूसरी बात हो गई यकीन दहानी कराए कि आप वाकई आपको रेंट नहीं मिला और आप उसको लेने में इंटरेस्टेड हैं। तीसरी कंडीशन देखिए क्या कहता है, द अनपेड रेंट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इनकम। कहता है आपने उसको पहले इनकम में शामिल किया हुआ है, इस साल में या पिछले सालों में। द पर्सन चार्ज टू द टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और उसके ऊपर आपने टैक्स भी अदा किया हुआ, तो फिर ये आपको उस रेंट के ऊपर एज ए डिडक्शन एक्सपेंस अलाउ किया जाएगा। लेट्स सपोज जैसे हम, अगर आपको याद हो, आप क्रेडिट सेल्स की एंट्री करते थे, डेटर टू सेल्स, 100 रुपये का डेटर, 100 रुपये की सेल, ये सेल आपकी इनकम का हिस्सा बन गया। जब नीचे प्रॉफिट में जाता था तो इसके ऊपर आपने टैक्स पे कर दिया होता था, प्रॉफिट पर टैक्स पे करते। कहते हैं इसी तरह आपने इसको अपने पास रेंट रिसीवेबल आपने अपने पास नोट किया और आपने रेंट में अपने पास जाहिर किया हो से 100 रुपये हैं, और 100 रुपये के ऊपर आपने टैक्स भी पे किया, टैक्स एक्सपेंस डेबिट। फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपये टैक्स पे किया हुआ है, उस बंदे के ऊपर 10% टैक्स था, और कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट आपने 10 रुपये पे भी कर दिए हुए टैक्स। अब ये जो 100 रुपये है, अब ये 100 रुपया यू कैन गेट एन एक्सपेंस, ठीक है। अब इस 100 रुपये को एक्सपेंस के तौर पर आपको अलाउ किया जाएगा कि पहले आप इसको इनकम का हिस्सा बनाएं, और आप बना चुके हैं इनकम का हिस्सा और उसके ऊपर टैक्स पे कर चुके हैं, तो आप कह सकते हो कि आपको ये एज एन एक्सपेंस अलाउड है। इससे रिलेटेड कुछ नीचे और भी प्रोविजन है, वो इंशाल्लाह लेटर लेक्चर में देखते हैं। यहाँ से रिलेटेड
जो हमने कॉन्सेप्ट समझे इसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, फिर इंशाल्लाह से आगे चलेंगे। तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जब तक प्रैक्टिस ना करें तो समझ नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। अब इनकम कैलकुलेट करनी है। कल तक हम रेंट कैलकुलेट कर रहे थे, आज हम इनकम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द ईयर। तो इनकम हमारे पास दो तरह की, दो हिस्से होते हैं इनकम के। पहला हिस्सा रेंट क्या आएगा, दूसरा हिस्सा क्या है, इसमें डिडक्शंस क्या आएंगे, और उसके बाद जाके हमारे पास आएगी टैक्स इनकम, टैक्सेबल। सबसे पहले तो रेंट इनकम आते हैं, अभी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। कहते हैं जी, मिस्टर ए बिल्ड अ हाउस ऑन द लैंड ऑफ मिस्टर बी। ए ने घर बनाया, ज़मीन किसकी इस्तेमाल की है, बी की इस्तेमाल की है, फॉर रेंटिंग आउट पर्पज, उसको आगे किराए पर देने के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें इस इंफॉर्मेशन से पता चला, इसका मतलब है ग्राउंड रेंट भी आएगा। तो यहीं से पता चल गया ग्राउंड रेंट देना चाह रहे हैं, हैंस ये वाला अरेंजमेंट आपको बताया गया। कहते जी हाउस लाहौर में है और लाहौर पंजाब में है। लाहौर का मतलब है पंजाब, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कोई लोकल टैक्सेस हो सकते हैं। अनफर्निश्ड है, 1 कनाल का है, मिस्टर वाई किराएदार है। ही हैड पेड अनएडजस्टेड एडवांस 1 मिलियन। अगर अनएडजस्टेड एडवांस है तो हमें पता है हमें इसको अपनी इनकम का हिस्सा बनाना होता है, 1/10। 2 लाख रुपए का रेंट है जो ये पे कर रहे हैं। लैंड एक और है जी, गुजरांवाला में एग्रीकल्चरल लैंड है, मिस्टर जेड को दी हुई है, 1 मिलियन वो एडवांस में पे कर चुके हैं। हमें पता है दिस इज एग्जैक्ट, ये हमारे इनकम का हिस्सा नहीं बनता। टोटल इनकम में डालेंगे लेकिन फिर माइनस करते हैं। इससे आगे क्या कहते हैं जी, मिस्टर वाई एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी 11 ईयर्स अगो। 11 साल पहले प्रॉपर्टी ली। 11 साल पहले प्रॉपर्टी लेने का मतलब ये जो अनएडजस्टेबल एडवांस है ये अब हमारी इनकम का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है करंट ईयर जिसमें आपने एडवांस लिया एंड नेक्स्ट 9 ईयर्स, टोटल 10 साल तक आप 10% अपनी इनकम का हिस्सा बनाते हैं। अब ये आगे 11 साल पहले थे, यानी अब आपका 11वां साल है या 12वां साल है, इसका मतलब आप अनएडजस्टेड एडवांस को अपनी इनकम का हिस्सा नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, द फेयर मार्केट रेंट ड्यूरिंग द ईयर वाज 5 लाख। फिर मार्केट रेंट 5 लाख था लेकिन आप उससे 2 लाख ले रहे हो। पुराना बैठा हुआ है, जो लोग पुराने बैठे होते हैं देर तक बैठे रहते हैं, उनका रेंट मार्केट वैल्यू से कम ही होता है आमतौर पर। तो 2 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं लेकिन हमने क्या लेना है, फेयर मार्केट रेंट लेना है। चलें जी, यहाँ पर रेंट में आते हैं। रेंट इज इक्वल टू 500,000, हमने फेयर मार्केट रेंट लिया, इनको पूरा साल रहे हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी छोड़ी तो नहीं ना, नहीं छोड़ी। तो वहाँ पर रेंट की अमाउंट आ जाएगी, कैलकुलेट करके बताइएगा। $6 मिलियन डिवाइडेड 6 मिलियन। ओके, अनएडजस्टेबल एडवांस के बारे में उसने हमें बताया हुआ है, वो तो इनकम का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जामिनर को दिखाने के लिए। अनएडजस्टेबल एडवांस, इसको दिखाने के लिए मैंने लिखा 1 मिलियन डिवाइडिंग बाय 10, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिखाया, अपना नॉलेज बता दिया कि मुझे पता है कि 1/10 था आपने अपनी इनकम का हिस्सा बनाना होता है, लेकिन क्योंकि 10 साल गुजर चुके हैं, 11वां साल है, इसलिए मैं अपनी इनकम का हिस्सा नहीं बना रहा। एक नोट भी लिख सकते हैं, नोट नंबर 1, नीचे एक्सप्लेन कर दें इसको। 10 years passed, hence not forming part of income। नीचे बॉटम में लिख सकते हैं पार्ट ऑफ रेंट, ताकि एग्जामिनर को एक्सप्लेन समझ जाए। वैसे तो ये जो लिखा है काफ़ी है, लेकिन अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही तो आप नीचे एक नोट लिखते हैं ताकि आपका इस एडजस्टमेंट का, इस इंफॉर्मेशन का जो नंबर है वो कंफर्म हो जाए।
कोई डिडक्शन का चांस ना रहे। तो जी पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया, फिर मार्केट वैल्यू हमने लिख दी, रेंट आ गया। उसके बाद है जी हाउस वाज इंकर्ड अगेंस्ट एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम पे किया, लेकिन प्रीमियम से पहले हमें एक अलाउंस माइनस करना है। वो अलाउंस क्या है जी? वो है जी रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस, आपका रिपेयरिंग का खर्चा हुआ है या नहीं हुआ? रिपेयर अलाउंस आपको अलाउड है। पूरे साल का रेंट चार्जेबल टू टैक्स इज 6 मिलियन, कोई खर्चा नहीं माइनस करना, तो 6 मिलियन डिवाइडिंग बाय 5, पाँचवा हिस्सा यानी 20%, तो ये बन जाएगा जी 1.2 मिलियन। ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डिडक्शन अलाउड है, राइट। अब आपने एक्सपेंस किया है या नहीं किया डज नॉट मैटर, दिस इज एन अलाउंस, ये आपको अलाउड ही अलाउड है। दूसरा पॉइंट, हाउस वाज इंकर्ड अगेंस्ट एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम 50,000 है, पेड है या पेएबल है तो इसी साल की इंश्योरेंस, तो एज इंश्योरेंस एक्सपेंस इट इज़ अलाउड, एक्चुअल अमाउंट अलाउड है। यहाँ पे लिख देता हूँ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 आपने पे किया तो एज इट इज़ अलाउड, माइनस कर दिया। बेहतर ये होता है कि आप क्वेश्चन का रेफरेंस भी दे दें, एग्जामिनर के लिए आसानी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 है तो मैं इसके साथ 2 लिख देता हूँ ताकि एग्जामिनर को आसानी हो जाए कि पॉइंट नंबर 2 मैंने क्वेश्चन में से यहाँ पे सॉल्व किया और इसके नंबर मुझे दे देगा। पॉइंट नंबर 3 में कहता है प्रॉपर्टी टैक्स पेड तो पंजाब गवर्नमेंट 5,000 पर मरला, 5,000 एक मरले का उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रकबे से रिलेटेड पंजाब गवर्नमेंट ने लिया। घर कहाँ था इसका? लाहौर में। लाहौर कहाँ पे है? पंजाब में। तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक मरले का 5,000 रुपये इससे प्रॉपर्टी टैक्स लिया। तो हमें बताया गया जी प्रॉपर्टी टैक्स आपको अलाउड है, जो भी आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्सेस पे किए हों या रेंट से रिलेटेड टैक्सेस पे किए हों तो आपको एज एन एक्सपेंस अलाउड है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी प्रॉपर्टी टैक्स। पॉइंट नंबर 3 है प्रॉपर्टी टैक्स। पाँच मरले का, एक मरले का 5,000, हमारी प्रॉपर्टी है जी 1 कनाल। 1 कनाल, एक कनाल में होते हैं 20 मरले, तो लिहाजा इंटू 20 करूँगा तो बताइए क्या आता है जी? 100,000। ये टैक्स पे किया, ये टैक्स पे आपको अलाउड है जी एज एन एक्सपेंस। नेक्स्ट मूव करते हैं, पेपर में टिक लगाते रहे, ये हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद है जी लैंड रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ एग्रीड टू बी पे टू मिस्टर बी विच विल बी इंक्रीज्ड बाय 1,000 एवरी ईयर। हर साल ये ज़्यादा होता रहेगा। अब प्रॉपर्टी कौन से साल में बनाई है ये नहीं बताया गया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी का टाइम नहीं बताया गया है कि किस साल में बनी है, तो मैं लिख देता हूँ इट्स एन 11th ईयर। यहाँ पे इसके साथ ही ऐड कर लेते हैं इट्स 11th ईयर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक यूज़ करना, बेसिक मैथमेटिक यूज़ करना जो हमें 20,000 हर महीने थे और 10% बढ़ती जा रही है, 1,000 हर महीने बढ़ती जा रही है। तो पहला साल उसमें 20,000, दूसरा साल उसमें 11,000, 21,000, तीसरा साल उसमें 22,000, चौथा साल उसमें चौथे साल में 23,000, इसी तरह 11 साल हो गए। तो रेंट आपका बन गया होगा तकरीबन 30,000। तो मैं यहाँ पे लैंड रेंट ऐड कर रहा हूँ। सीए के पेपर को मुश्किल करने के लिए वो आपसे इस तरह की कैलकुलेशंस कराता है। तो 20,000 प्लस 10, 30,000 अब आपका लैंड का रेंट है, 12 महीने का आपने रेंट पे किया। अब आप इसको देख लीजिएगा, 11 महीने पहले साल का 20,000 है तो दूसरे का 21, तीसरे का 22। इसी तरह जब आप 11वें साल में पहुँचेंगे तो 30,000 आपका रेंट हो जाएगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 12, 3,60,000। ओके ठीक है जी।
तो सीए के पेपर को मुश्किल करने के लिए मैथमेटिक्स का सहारा लेता हूँ। 5वां देखिएगा, मिस्टर ए टू क्लोन फ्रॉम स्केजुअल बैंक। स्केजुअल बैंक से लिया, किससे ले सकता है? फ्रॉम एनीवन, फ्रॉम HDFC, फ्रॉम स्केजुअल बैंक और मॉर्गेज करा सकता है। कहते हैं मिस्टर ए टू क्लोन फ्रॉम स्केजुअल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। मंथली रीपेमेंट ऑफ लोन वाज 60,000। रीपेमेंट ऑफ लोन वाज 60,000। हर महीने 60,000 रुपये मंथली रीपे कर रहे हैं, यानी दिस इज द इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट फॉर द ईयर। इंटरेस्ट फॉर द ईयर बताया गया विच इज 275,000। साल का इंटरेस्ट है 2,75,000। हमें क्या चाहिए? हमें तो एज एन एक्सपेंस 2,75,000 इंटरेस्ट अलाउड है, तो इंटरेस्ट हम ले लेते हैं इसमें से। जो 60,000 हमने उसका कुछ नहीं करना, उस 60,000 के अंदर इंटरेस्ट हमें इंटरेस्ट अलग से बता दिया, अदरवाइज वो भी मेरे से कैलकुलेट करवा सकता था। तो इंटरेस्ट लेते हैं जी 2,75,000। 5वां पॉइंट इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउड है, जितना एक्चुअली है वही आप अलाउ करेंगे, वही आपको अलाउ होगा। 2,75,000 माइनस करें। व्हाट्स नेक्स्ट? द मिस्टर अली वाज टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसकी थी? मिस्टर ए की थी। टेक केयर कौन कर रहा है? मिस्टर अली वाज टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं एंड कलेक्शन ऑफ रेंट भी कर रहे हैं। हिज मंथली सैलरी वाज 30,000 पर मंथ। अब ये नहीं बताया गया कि ये पार्शली है या होली है, यानी फुली ये काम करते हैं या पार्शली ये काम करते हैं, नहीं बताया गया। क्वेश्चन इज साइलेंट। तो यहाँ पे आप नोट लिख सकते हो क्लैरिफाई करने के लिए कि आप क्या ज्यूम कर रहे हो। तो मेरे पास एक ही असम्पशन है, मैं ये कह सकता हूँ कि 30,000 पर मंथ हम जो इसको पे कर रहे हैं वो इसी काम का पे कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी अमाउंट मैं एज एन एक्सपेंस ले सकता हूँ। आंसर इज नो। एक्सपेंस देने के लिए हमें क्या करना है? लोअर ऑफ 4% ऑफ द रेंट चार्जेबल टैक्स और एक्चुअल पेमेंट। तो यहाँ पे हम लेते हैं जी 6 में एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन का एक्सपेंस हमें अलाउड है, लेकिन लोअर ऑफ, किससे लोअर ऑफ? 4% और एक्चुअल। 4% कहाँ से आएगा? 4% आएगा जी रेंट चार्जेबल टैक्स। 6 मिलियन का 4% लेना, 6 मिलियन इंटू 4% लें और बताइए क्या जवाब आता है बेटा। और एक्चुअल कितना है? 30,000 रुपये क्या उसकी सैलरी है, मल्टीप्लाई पे 12। तो बताइए दोनों क्या क्या आते हैं? 6 लाख का 4% क्या आता है? सॉरी 240,000। 240,000, ये 4% आ गया। और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो 3,60,000। दोनों में से लोअर क्या है? 2,40,000। तो ये आपका एज एन एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, राइट? यस सर। उसके बाद कहता है जी लीगल चार्जेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी वाज 25,000 फॉर द करंट ईयर। पूरे साल में 25,000 रुपये लीगल चार्जेस आए प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये सारे का सारा आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड है। हमारे पास है जी टैक्सेबल इनकम। इसको मैं नीचे ले आता हूँ। हमारे पास अभी एक रेंट रहता है, तो आप भी अपने रजिस्टर में इसको नीचे ले आइए। 7 मेरे पास ऑप्शन है पेपर में, आपके पास ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा फॉर्मेट ज़रा ध्यान से बनाइएगा। लीगल चार्जेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी 25,000। तो हमने लीगल चार्जेस लिए 25,000। तो बताइए जी, अब आपके पास ये टोटल एक्सपेंडिचर्स हो गए, इसका ग्रैंड टोटल करें, मुझे बताइए क्या आता है। 3725 3725 3725 रेंट आपके पास है 6 मिलियन और जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो हैं 3.7 मिलियन। तो बताइए टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई इस साल में इनकी? सर मैंने ये
माइनस करके बताया, 6 मिलियन में से ये सारे माइनस कर। बेटा माइनस ना करिए, मुझे पहले एक्सपेंसेस बताइए, एक्सपेंसेस क्या आते हैं फॉर द ईयर। इन तमाम अमाउंट्स को ऐड कीजिए, टोटल करके बताइए प्लीज। एक सेकंड, ट्रिपल 225 ट्रिपल 0। पूरे साल का प्रॉपर्टी का एक्सपेंस आया आपके पास 2.2 मिलियन, प्रॉपर्टी इनकम थी 6 मिलियन। जब रेंट में से आप एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो यू विल हैव टैक्सेबल इनकम। बताइए माइनस करके क्या आता है बेटा जी। क्विकली बता दें। 3775 3775 ट्रिपल 0। अब आपके पास ये जो 3.7 मिलियन आया, दिस इज योर टैक्सेबल इनकम। इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा। अगर इनकी कोई और प्रॉपर्टी इनकम नहीं है तो नॉन सैलरीड का रेट अप्लाई होगा। अगर सैलरी होती सैलरी वाला रेट अप्लाई करते। तो दिस वाज द क्वेश्चन जी। रेंट हमें कैलकुलेट करना है एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। उसके मुताबिक जो डिडक्शंस हैं, एक अलाउंस है, बाकी तमाम डिडक्शंस है। कीप कंसीडर ऑल दी डिडक्शंस, हमें टैक्सेबल इनकम तक पहुंचना है। इससे आगे बेटा जी आपके पास होमवर्क है, सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ी सी मैंने चेंजेस किए हैं। दिस इज योर होमवर्क। ये मैंने आई कैप की स्टडी टैक्स से लिया है। आपने कैलकुलेट करना है कंप्यूट द ग्रॉस इनकम फ्रॉम द सेट प्रॉपर्टी। ग्रॉस इनकम यानी रेंट आपने कैलकुलेट करना है। दिस इज अनदर योर होमवर्क। ये भी आई कैप की स्टडी टैक्स से लिया है। थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है लेकिन इतना डिटेल नहीं होगा जितना भी आपने किया। अगेन दिस इज योर होमवर्क। लास्टली क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आपका होमवर्क है। तो ये 3 या 4 सवाल आपके होमवर्क में है। सी यू टुमारो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? नोट कर क्लियर। ओके सर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, एक बार उसकी कैलकुलेशन दोबारा दिखाइएगा। जी प्लीज। अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। एरर कर दिया। इसका जब माइनस प्लस करते एक्सपेंस को तो आता है 2250 ट्रिपल 0। 2250 ठीक है, यह था जी। और नीचे टैक्सेबल इनकम ठीक है। एक सेकंड सर, वो सर 3750 आता है। 3750 ठीक है जी। तो इट वाज अ पैटी कैलकुलेशन एरर। लेट्स सपोज अगर एग्जाम में एरर हो जाता तो क्या होगा? मैक्सिमम 1 नंबर कटेगा, आधा नंबर कटेगा। असल में तो कॉन्सेप्ट्स के मार्क्स है ना, आपने एग्जामिनर को बताना है कि रेंट आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक कैलकुलेट कर रहे हैं, डिडक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक कैलकुलेट कर रहे हैं। सारी आपने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे साथ में एक्सप्लेनेशन में दे दी हुई है ब्रैकेट्स में। तो असल में तो मार्क्स लिखते हैं, कैलकुलेशन का शायद आधा नंबर होगा। ओके जी, सी यू टुमारो। आप होमवर्क के तीनों क्वेश्चन कीजिएगा। कहीं पर प्रॉब्लम हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।